मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, मेंडल के वंशगति नियम को आज हम लोग समझते हैं। इसका नोट्स आप लोगों को दिया जा चुका है। हालांकि कुछ समस्याएं आ रही थी कुछ मेंबर्स को, इसलिए इसे मैं कुछ कन्फ्यूजन वाले सेक्शन को मैं स्पेशली समझाऊंगा। देखिए, इसका ईयर जो है 7 ईयर के दौरान जो है 1856 से 63 के दौरान मेंडल के द्वारा दिया गया था। 7 वर्षों तक स्टडी किया गया था। 7 वर्ष 7 जोड़ा गुण, है ना। 7 वर्ष और 7 गुणों के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया था। और गणितीय और सांख्यिकी की ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे जो पेनेट वर्ग बनेगा तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, गणितीय हो गया, गुना भागा वगैरह है, तो सांख्यिकीय का गुण भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने 2 प्रयोग किया। अपने जो वंशगति के नियम को जो उनको बताना था उसके लिए इन्होंने 2 प्रयोग किया। एक संकर संकरण, दूसरा डायहाइब्रिड द्विसंकर संकरण। जब एक प्रयोग उन्होंने किया तो 7 अलग अलग गुणों के आधार पर, जिसमें आपको एक गुण दिया गया है लंबा और नाटा। लंबा को टी से सूचित किया गया, नाटा को स्मॉल टी से सूचित किया गया, है ना। तो देखिए, अब कैपिटल टी और स्मॉल टी ड्वार्फ डी क्यों नहीं लिया गया? तो सिंपल सा बात है, यहाँ प्रभाव को भी दिखाना था। अगर हम टी और टी लेते हैं दोनों के लिए, लंबे के लिए ले रहे हैं और ये नाटे के लिए ले रहे हैं, तो केवल कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से यह क्लियर हो जाता है कि यह ज़्यादा प्रभावी जीन है और ये कम प्रभावी कारक है जीन है ना। तो बस यही कारण था। दूसरा एक चीज़ और केयर रखिएगा, जो भी इन्होंने प्रयोग किया, चूँकि किसी भी नए जीव का निर्माण, चाहे जीव जंतु हो, पौधे हों, तो वहाँ पर आपका युग्मक जाइगोट के रूप में होता है। तो इसका सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल है मानव वाला, जो आपका है वो आएगा भी आगे। जैसे XX है, XX क्रोमोसोम से एक XY है ना। तो इससे मेल बेबी का जन्म होता है, इससे फीमेल बेबी का जन्म होता है। तो यहाँ पर भी इसलिए डबलिंग लिया जाता है। इसमें भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जिसमें एक का जीन लंबा था और दूसरा का जीन क्या था? बौना था। क्लियर? टी एंड टी, उसको सूचित किया इन्होंने कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स से। तो फर्स्ट राउंड में ऐसे तो इन्होंने 7 गुणों की पहचान की थी, जिसके आधार पर इन्होंने व्यापक प्रयोग किए थे। इसलिए कहा गया कि इनका नियम जो है अपुष्ट नहीं था। तो फर्स्ट राउंड में इन्होंने एकल संकरण किया। ओके, तो 2 पीढ़ी तक इन्होंने अध्ययन किया। काफ़ी मेहनत किया, इतना आसान नहीं होता है 2 पीढ़ी तक अध्ययन करना इस तरीके से, लेकिन इन्होंने मेंडल ने किया, है ना। तब इन्होंने देखा कि संकरण जो किया गया, लंबा और बौना का दोनों का जीन को एक तरह से मिक्स किया गया। क्लियर? तब एक इनको शुरू में हो सकता है कि अंदाज रहा हो कि मंझोला मीडियम साइज का, है ना, मंझोला पौधा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, है ना। क्या हुआ? पहला पीढ़ी F1 जिससे सूचित किया गया है फिलियल, तो ये सभी पौधे इन्होंने देखा लंबे हैं। अब उसमें से 2 को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं वो, है ना, तब देखे कि 3 लंबे और 1 नाटे प्राप्त हुए, है ना। और भी बहुत सारा केसेस आया था, लेकिन 3 लंबे 1 नाटे वाला हम लोग सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था, है ना। तब इनको लगा कि मंझोला पौधा तो प्राप्त हुआ नहीं, नाटा पौधा भी नहीं प्राप्त हुआ पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में नाटा पौधा फिर प्राप्त हो गया। एक चीज़ तो इनको क्लियर हो गया कि कोई भी जीन जो है अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं, अपने गुणों को नहीं खोते हैं। भले ही उनका प्रभाव फ्रंट में हमको नहीं दिखा, फर्स्ट पीढ़ी में हमको नहीं दिखा कि कोई भी लंबा पौधा, कोई भी नाटा पौधा उपस्थित नहीं था, लेकिन इसका अर्थ नहीं था कि नाटे पौधे के जीन ने अपने गुण को छोड़ दिया था।
और उसके बाद उन्होंने कई तरीके से प्रयोग किया, जैसे बैगनी सफ़ेद को लेकर के, हरा पीला, फूला सिकुड़ा, पीला हरा गोल सिकुड़ा, है ना। हर अध्ययन में लगभग लगभग क्या यही सब परिणाम आए, ठीक है। तब उन्होंने पूरी तरह से विश्वास कर लिया कि जो गुण हैं वे नहीं खोते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वे प्रकट होते रहते हैं, कभी गायब होते रहते हैं, और जीन जो है गुणों का स्थानांतरण करते हैं, है ना। प्रभावी अप्रभावी आप लोग समझ ही चुके हैं, कोई विशेष इसमें मैटर नहीं है। कैपिटल लेटर से एक को दिखाया जा रहा है, एक को स्मॉल लेटर से क्यों दिखाया जा रहा है ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसको डायग्राम से थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ लीजिए, है ना। एक कंसेप्ट है स्पेशली, इसको आप आवश्यकता अनुसार उत्तर लिखने के दौरान कहीं भी इनपुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। युग्मक जायगोट दो टाइप का होता है, समयुग्मक विषम युग्मक, बहुत सिंपल है ना। जब एक ही जीन एक साथ रहेंगे, जैसे कैपिटल टी तो समयुग्मक, स्मॉल टी समयुग्मक। लेकिन जब अलग अलग रहेंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये सब विषम युग्मक होंगे। फिनोटाइप कहा गया ना कि पहला पीढ़ी में जो है आपका चारों लंबा पौधा देखा गया, जबकि अंदर में जीन तो था, नाटा वाला भी जीन उपस्थित था, है ना। तो जो आपने देखा एट ए टाइम देखा वो होगा फिनोटाइप, है ना। आप देख रहे हैं कि कोई भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, आपको उसके बारे में एट ए टाइम विचार बना, या फिर कोई भी गुण आपको जो एट ए फ्रंट दिखता है, कोई बहुत स्मार्ट देखा, सुंदर देखा, तो एट ए टाइम आप वो सब फील हो गया, तो वो सब फिनोटाइप है, जो एट ए टाइम आप देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है। लेकिन जो प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है और अंदर में है ना, वो जीनोटाइप होगा, है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखें और काफ़ी स्मार्ट सुंदर देखा, और अंदर से जो है जब बातचीत आप करना शुरू किए तब उसका असलियत सामने आया कि इसे तो बोलने का भी ढंग नहीं है ना। तो अंदर का उसका वो गुण निकला, तो ये जीनोटाइप होता है। ये पेनेट वर्ग से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका है, जो समझने का चीज़ है, वो है शुद्ध लंबा। लंबा तो है लेकिन शुद्ध है कि नहीं उसका भी निर्धारण करता है, तो कैपिटल टी, और शुद्ध लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, शुद्ध पीला कैपिटल वाई, और शुद्ध पीला तो है, लेकिन पीला के साथ ही जो स्मॉल वाई है ये हरा को सूचित करता है ना। उसे ही स्मॉल आर जो है झुर्रीदार को सूचित करता है। क्लियर। जो द्विसंकरण में आप देखते हैं, देखिए दोनों शुद्ध था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए जो भी आया आपका टी एक स्मॉल है, कैपिटल है, तो चूंकि प्रभावी जो था लंबा वाला था इसलिए चारों लंबा हो गया। लेकिन इसमें से किसी दो को जब हम लेते हैं और इसका संकरण कराते हैं, तब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा खेल बदल जाता है। यहाँ पर कैपिटल टी वाला 3 ही रह गया है, जिसमें एक शुद्ध भी बना है, शुद्ध लंबा। यहाँ एक भी शुद्ध लंबा नहीं था, यहाँ पर एक शुद्ध लंबा आया। क्लियर। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा, इस अनुपात को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एप्लीकेबल नहीं है, केवल समझाने के लिए लिखा गया है। 3 लंबा और 1 नाटा जो दिखेगा आपको, नाटा कौन वाला दिखेगा, ये देखिए स्मॉल टी वाला। लंबा कौन सा दिखेगा, बाकी 3 ऊपर वाला, है ना। तो ये आपका हो गया फेनोटाइप रेशियो। लेकिन जेनोटाइप रेशियो की जब हम लोग बात करते हैं तो 1-2-1 मीन्स क्या होगा, पहला एक जो है ये शुद्ध लंबा को दिखा रहा, शुद्ध, इसलिए शुद्ध वर्ड को मैंने यूज किया था, शुद्ध को मैंने समझा दिया। और लास्ट वाला जो एक है ये शुद्ध नाटा को दिखा रहा है, स्मॉल टी। और ये बीच वाला जो 2 है
ये एकदम सेम है, टीटी टीटी, है ना। देखिए कैसे एकदम सेम है, इसको ध्यान से देखिए, है ना। ये वाला और ये वाला एकदम सेम है। ये जीनोटाइप में आपका यहाँ पर आया है 2, क्लियर। ये जीनोटाइप में एक साथ रहेगा, लेकिन इन दोनों के साथ आप इसको नहीं रख सकते हैं, जबकि तीनों लंबा है, लेकिन ये शुद्ध लंबा है, ये दोनों जो है शुद्ध लंबा नहीं है, यही डिफरेंस है। ऐसा है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 2 लॉ जो है क्लियरली प्रतिपादित हो गया है। एक आपका प्रभाविता का नियम जो अभी मैंने समझाया, कोई ना कोई एक जीन जो है अगर संकर कराते हैं, मिक्स कराते हैं आप, तो एक डोमिनेंस रखता है, उसी का प्रभाव दिखने लगता है, जो फिनोटाइप में आप देखते हैं, हालांकि जीनोटाइप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, है ना। एक कारक भले ही प्रभावी हो लेकिन घुलमिल कभी नहीं पाते, विसंयोजन यानी कि संयोजन कभी नहीं होता, एक दूरी बना हुआ रहता है। वह प्रकट होता है दूसरा पीढ़ी में, जब टीटी के रूप में आप एक बौने पौधे की उत्पत्ति देखते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता, पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। स्वान के फूल जो होते हैं श्वेत और लाल, है ना, उन फूलों में देखा गया है कि फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों जो है गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर 3:1 होना चाहिए, है ना। लाल प्रभावी हो सकता था लेकिन प्रभावी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ प्रभावी? तो देखिए, ये जो था आपका अपूर्ण प्रभाविता, एक दूसरे को प्रभाव करके मिक्स तो हुआ, है ना। लाल ने कोशिश किया कि अपने प्रभाव में ले लें व्हाइट को, लेकिन नहीं कर पाया, तो उसका बीच का रास्ता क्या निकल गया? गुलाबी। कुछ लाल भी रह गया, कुछ श्वेत भी रह गया। तो अगर इस ढंग से आप देखें तो 2 गुलाबी, 1 लाल, 1 श्वेत, क्लियर। सह प्रभाविता, यहाँ तो दोनों ने अपने गुण को खो करके गुलाबी कलर ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये गुण नहीं खोते हैं, दोनों अपने गुण को रखे रहते हैं। इसको कहा जाता है को डोमिनेंस। डिफरेंस समझ गए होंगे। इसका बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है मानव ब्लड, है ना। देखिए, मानव ब्लड में 3 टाइप के आपके जीन होते हैं, IA, IB, I। अब IA और IB जो है शुगर क्रिएट करता है, लेकिन जो स्मॉल I जीन है वो क्रिएट नहीं करता है। ब्लड में हर ग्रुप में 2-2 जीन, इनमें से कोई भी 2 जीन रहेंगे। 3 जीन टोटल देख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी 2 जीन ब्लड में रहेंगे, क्लियर। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, उसमें ए जीन ही है, 2 जीन में दोनों ए जीन है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए होगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, एक ए है एक बी है। यहाँ पर देखिए सह प्रभावी है, यहाँ पर देखिए बी और ए है तो सह प्रभावी है। लेकिन अगर किसी के साथ आई है ना, तब क्या होगा, आई का तो कोई प्रभाव ही नहीं है, शुगर ही नहीं क्रिएट करता है, तो आई ए और आई बी, तो बी और ए ग्रुप क्रिएट कर देता है। और अगर आई है ना, तब यहाँ पर शुगर का अभाव होता है और इसी को बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। आशा है क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो पीला गोल और झुर्रीदार हरा, है ना, तो पहला जो पीढ़ी था सेम था, यहाँ F2 होगा। पहला पीढ़ी आपका सेम था Y और R, है ना, Y और R स्मॉल ले लिया गया क्योंकि कम प्रभावी थे। अब यहाँ से 2 2 4 4 2 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16, है ना, 16 आएगा ना। तो ऐसा पिनेट वर्ग आपको बनाना है जो 16 स्थान जिसमें हो। तब यहाँ पर पहला पीढ़ी में तो सभी गोल और हरा हो गया, है ना, गोल और हरा हो गया। लेकिन जब दूसरा पीढ़ी में हम लोग पहुँचते हैं तब ऐसा नहीं होता है। इसमें जो झुर्रीदार हरा अप्रभावी थे वो छुप गए थे,
वे फिर से प्रकट होते हैं और एक ऐसा आपका पौधा उत्पन्न होता है जो पूरी तरह से झुर्रीदार और हरा है, और नौ पौधा जो होता है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वह गोल और पीला हो जाता है। उसके अलावा गोल के साथ हरा का भी आपका होता है और झुर्रीदार के साथ पीला का, ये दोनों का संख्या जो होता है 3-3 रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि पीला और हरा जो दोनों रंग है ना, अगर इसको क्या इन्होंने किया, मेंडल ने एकल संकरण किया पीला और हरा के बीच में, तो देखा 3:1 में उसी तरीके से प्राप्त हो रहा है। गोल झुर्रीदार को किया तो 3:1 में प्राप्त हो रहा है। अब इसको अगर आप मिक्स करते हैं इस तरीके से मैथमेटिकल नियम से, तब इसके साथ 3 के साथ 3 गुना होगा, फिर इस 3 के साथ 1 गुना होगा, फिर 1 के साथ 3 गुना होगा, फिर 1 के साथ 1 गुना होगा, है ना। तब 3 गोल और 3 पीला, तो क्या हो जाएगा, 3×3 9, गोल इंटू पीला, गोल पीला, सही 3 गोल और 1 हरा, है ना। तो 3×1 ओके, और एक गोल और इंटू हरा, गोल हरा हो गया, 1 झुर्रीदार और 3 पीला, 3 और 1 को गुना कीजिए तो 3 आ गया, झुर्रीदार और पीला। ओके, उसके बाद 1 झुर्रीदार 1 हरा को गुना कीजिए तो लास्ट वाला आ जाएगा, है ना। जैसे ही आप 1 झुर्रीदार और 1 हरा को गुना करते हैं तो 1×1 1, झुर्रीदार इंटू हरा, झुर्रीदार हरा, तो ये देखिए फिर से गेन हो गया, है ना। तो यही था आपका मेंडल का नियम, बहुत सिंपल था, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये महत्व है, देख लिए हैं आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशली इसका महत्व है। और ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का उत्तर लिखते समय 500 के 5% तक उल्लंघन करें, उससे ज़्यादा उल्लंघन नहीं करें। जो भी पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे CGL, JPSC मेंस और 11वां JPSC प्री, समझ गए ना, वे 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। झारखंड में अगर आपको सर्विस करना है तो सिलेबस को एक बार फिनिश कर लीजिए, क्योंकि हमारा भी यहाँ पर उद्देश्य है एक बार मटेरियल अच्छा दे देना झारखंड के कैंडिडेट को। उसके बाद मैं भी UPSC की ओर ही शिफ्ट करने वाला हूँ, इसलिए साथ साथ में आप लोग भी कंप्लीट अच्छी तरह से कर लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा एंजाइम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, एंजाइम जो होता है अलग अलग प्रक्रियाओं को परफॉर्म करता है मानव शरीर के अंदर, और इसके बिना शायद जीवन भी संभव नहीं है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को यह तीव्र करता है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है। कोई भी खाना होता है, सिंपल सा आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मुंह से लेकर के आंत तक, इंटेस्टाइन तक, आप देखते हैं अलग अलग एंजाइम के द्वारा उस खाना को पचाने में मदद दिया जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिना एंजाइम के वह खाना पच सकता है आपके शरीर में। खाना नहीं पचेगा, छोटी आंत के द्वारा अवशोषण नहीं होगा, तो आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, शरीर नहीं चल पाएगा। तो एंजाइम के महत्व को आप लोग समझ गए होंगे। एंजाइम का अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यह प्रोटीन से बना होता है ना, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके, उपापचय में मदद करता है। उपापचय मीन्स अपचय और उपचय, ठीक है। कुछ विनाशात्मक क्रियाएं और कुछ रचनात्मक क्रियाएं जो शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है, जिससे कि शरीर को एनर्जी मिलता है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दोनों कंबाइंड रूप से, उपचय और अपचय। तो ये जो आपका एंजाइम होता है वो पूरी तरह से एक प्रोटीन होता है, और यह कई गुना तक तीव्र कर देता है। यहाँ एक जो वर्ड आया है जो समझने का है, सब्सट्रैक्ट, है ना, और एक्टिव साइट।
ये दो चीज़ समझ जाइएगा तो विशेष इसमें कुछ नहीं है ना। तो इसको आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं, फिलहाल इस पेज से पार हो जाते हैं। तो देखिए एंजाइम का कार्य जो है बहुत सारा कार्य है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस पर अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक जो है इस पर डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन। शरीर की सभी कोशिकाएं डीएनए से युक्त होती हैं। अब मान लीजिए कोशिका है, उसका एक केंद्रक है ना, यहाँ डीएनए है जीन के अंदर, जीन में, है ना। अब डीएनए जब आपका है, तब जब एक कोशिका का विभाजन होता है ना, दो पार्ट में बनता है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बीच जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो रेस्ट पार्ट में जो मटेरियल होता है, डिटेल में आपका अभी नहीं जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिलता है तो वो बनता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जो जीवन का आधार होता है। तो सेल में जो डीएनए होता है, जब भी आपका डिवीजन होता है कोशिका, तो इस साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेंटर का भी, न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो जाता है ना। दो पार्ट में डिवीजन हो गया, क्लियर। तो क्या जो नया दो कोशिका बनेगा, दो नया कोशिका बना, उसका भी एक न्यूक्लियस होगा, दोनों का अलग अलग, तो डीएनए का विभाजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। डीएनए का भी विभाजन का जरूरत पड़ेगा ना विभाजन के दौरान। इसी डीएनए को विभाजन के लिए जो है आपका वर्ड यूज किया जाता है, उसी का कॉपी कर लेना। जैसे फोटोकॉपी आप कराते हैं ना किसी पेज का, तो उससे डीएनए का भी कॉपी कर लेता है सेल के अंदर। ये सब अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी कॉपी को कहा जाता है डीएनए का कॉपी करना, इट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक खास प्रक्रिया से होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक जटिल प्रक्रिया से होता है, जिससे आने वाले क्लासेस में आप जानेंगे। तो उस डीएनए रेप्लिकेशन में जो है एंजाइम्स का रोल होता है। बिना एंजाइम्स का ये डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन आप जानते हैं, डबल डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। अब यहाँ पर जब कॉपी होता है तो ये जो डबल हेलिक्स होता है रस्सी की तरह बंधा रहता है, इसको खोला जाता है ना। जब इसको खोला जाता है तो इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग, क्लियर। डीएनए हेलिक्स का अनवाइंडिंग होना, उसमें भी एंजाइम्स का ही रोल होता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, लीवर एंजाइम। लीवर में बहुत सारे जहरीले तत्व जो होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है और शरीर को नुकसान न पहुंचे, इसका कार्य एंजाइम के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल डोग्मा, ये भी आपके सिलेबस में है, सेंट्रल डोग्मा भी, है ना। प्रोटीन संश्लेषण, सॉरी जो डीएनए आरएनए है ना, तो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से फिर प्रोटीन बनना, है ना। ये जो प्रक्रिया कहलाता है कंप्लीट रूप से सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। डीएनए से जो आरएनए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। एक कंप्लीट स्टडी आपको करना है, ठीक है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, ओके, इन सारे कार्यों में भी एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बिना संभव नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि एंजाइम हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। एंजाइम का कुछ ऐसा आकार होता है कि कोई भी अणु, जिसे सबस्ट्रेट्स कहते हैं, ये खाना के भी अणु हो सकते हैं, उसको शरीर जो है डायरेक्ट नहीं ले सकता है, उसको चेंज करना पड़ता है हमारे बॉडी के सिस्टम के अनुसार, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट्स हैं अलग अलग रूप में शरीर को जिसको लेना अनिवार्य है,
लेकिन डायरेक्ट नहीं ले सकता है, वो एंजाइम के साथ पहले जुड़ता है। क्लियर? एंजाइम के साथ जुड़ने का एक विशेष विधि है जो 1894 में लॉक एंड की मॉडल के द्वारा इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। ये जब सबस्ट्रेट्स इसमें जुड़ते हैं, है ना, तो इसे आप एंजाइम को एक मशीन के रूप में आप समझ सकते हैं, है ना, कि मशीन में आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें सामान डालें, उसके बाद वो प्रोडक्ट बन करके निकल गया, फिर मशीन जो है फ्री हो जाता है, फिर सेम प्रोडक्ट या फिर जो भी उसको परफॉर्म करना है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वह तैयार हो जाता है। यानी कि बंद करके ऐसा नहीं कि एंजाइम जो है नष्ट हो जाता है, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है, प्रोडक्ट आपका हट गया, है ना। तो लॉक और की मॉडल में जो है इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, इतना काफ़ी है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल का नाम जो है बदल गया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, नेक्स्ट जो है एंजाइम कुछ आदर्श स्थिति में ही कार्य कर सकते हैं, उसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए मानव शरीर का 37 डिग्री होता ही है ना। उसके अलावा पीएच वैल्यू पर भी यह निर्भर करता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर उपस्थित हो। यानी कि जो भी एंजाइम होते हैं, जो कि पीएच का वैल्यू अलग अलग होता है शरीर के अलग अलग पार्ट में, ब्लड में अलग होता है, बेसिक सेक्शन में अलग होता है, एसिडिक सेक्शन में अलग होता है, तो उसके अनुसार एंजाइम भी मैनेज करते हैं। आंत का पीएच वैल्यू जैसे 7.5 है, यहाँ पर एंजाइम बहुत ही बेहतर कार्य करता है। पेट का पीएच वैल्यू 2.0 है क्योंकि एसिडिक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम रहते हैं वहाँ पर उसके लिए आदर्श स्थिति है। तो पीएच वैल्यू जहाँ जैसा है एंजाइम का टाइप्स भी उसी टाइप से बदल जाता है, ठीक है। तो एक्टिव साइट जहाँ सबस्ट्रेट्स जो वहाँ पर जा कर के मिक्स होते हैं, ठीक है, बंध जाते हैं और नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब आइए इनहिबिशन को भी आपको जानकारी जरूर देना है। कभी कभी एंजाइम बहुत ज़्यादा जो है सेक्रेशन होने लगता है, तो इसको स्लो करने के लिए इनहिबिशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कम करने के लिए या पूरी तरह से रोकने के लिए। प्रोडक्ट्स का ज़रूरत शरीर को नहीं है फिर भी बनाया जा रहा है, तो उस स्थिति में ये सब प्रक्रिया शरीर के अंदर जो है अपने आप आगे बढ़ती है। इसमें जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, पहला जो है प्रतियोगी इनहिबिटर्स, हिंदी में भी यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अणु एंजाइम के एक्टिव साइट को इस तरह से ब्लॉक कर देता है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड होने के लिए इनहिबिटर से प्रतियोगिता करना, यानी कि जो एक नॉर्मली आपका जा करके तुरंत वहाँ पर बंध जाता है ना, वहाँ बाइंड हो जाता है, फिट हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है, उस अणु के साथ थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रक्रिया सिंपली है, नेचुरल है कि स्लो हो जाएगी। नॉन कॉम्पिटिटिव, एक अणु एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़ अन्य स्थान से बंध, एक्टिव साइट पर नहीं बंधा है ना, अन्य स्थान पर बंध गया, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, एंजाइम वर्क अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई रूम में घुस गया है या इसको आप चाहते नहीं हैं, तो उसी टाइप का ये अणु जो है ज़बरदस्ती का घुस जाता है उसका इलाका में, जिससे उसका वर्क जो है स्लो हो जाता है। अनकम्पिटिटिव है ना, तो सब मिलता जुलता ही है नाम, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा हो जाएगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट के आपस में बंध जाने के बाद इनहिबिटर्स बंध जाता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, काम एकदम नॉर्मल प्रोसेस में चल रहा था, है ना, आकर के बंद भी गया है, अब प्रोडक्ट निकलने वाला था कि ऊपर से फिर ये भी आकर के इनहिबिटर भी यहाँ पर एंट्री मार देता है। क्लियर? फिर आसानी से यह नहीं हटता, यानी कि आप काम करके जस्ट निकलने वाले हैं, दरवाजा में कोई रोक दिया, इस टाइप का सिचुएशन ये है। उत्क्रमित इनहिबिटर है ना, इरिवर्सिबल। तब यहाँ पर क्या होता है,
ये थोड़ा सा खतरनाक होता है ये, है ना, इनहिबिटर। इस टाइप से बंध जाता है एंजाइम के साथ कि एंजाइम का जो फंक्शन है वो हमेशा के लिए इनएक्टिव कर देता है, उसको परमानेंटली एक तरह से समाप्त कर देता है। इसके अलावा आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देना है, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जाम्पल दीजिए, है ना। बहुत सारे एंजाइम के नाम आपके अभी आएंगे, आप जानते भी होंगे, उसमें से कुछ भी आपको दे देना है, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। जो भी प्रश्न दिया गया है नोट्स के अनुसार ही दिया गया है, उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। जो भी जुड़ना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, इस पर मैसेज कर सकते हैं 9661163344। रिजल्ट जिनका आया है नहीं आया है, सभी मन लगाकर तैयारी करें, क्योंकि फिर अगले जेपीएससी अगर आपके टारगेट हैं तो फिर किसी भी तरह की लापरवाही उचित नहीं है। समय बहुत कम मिलता है, आपको पता है, इसलिए मुख्य परीक्षा की एक बार तैयारी कर लीजिए। जिनका प्रीलिम्स कमज़ोर है प्रीलिम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल भी। जो चाहते हैं सारे एक साथ तैयारी करना, आप में कैपेसिटी है तो सारा को तैयारी कर लीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।